अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदुस्तान के तमाम भाइयों और बहनों से तमाम भाइयों और बहनों के सामने एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है। आज मेरी टॉपिक ना बिज़नेस के ताल्लुक़ से है, ना मेरी टॉपिक किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के ताल्लुक़ से है। आज मेरी टॉपिक कुछ ख़ास एक हिस्से को इंसाफ दिलाने के लिए है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए है। कल रात मैं देख रही थी कि बहुत सारे न्यूज़ेस को मैंने देखा कि न्यूज़ में कोविड-19 के बारे में बताया जा रहा है और सेकेंड जो राउंड कोरोना का आया है, जिससे लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। वाकई में हमारे भी जानने वालों में बहुत सारे लोगों को जो है ये बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। ये सब कुछ मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे हमारे जो जेलों के अंदर रहते हैं, कैद होके रहते हैं, उन बहनों और भाइयों के बारे में बहुत ही फिक्र हुई सोचकर। खासकर से महाराष्ट्र जो ओवर क्राउड जेल्स हैं, जिसमें प्रिजनर्स को उनके जो राइट्स है वो राइट्स टोटली मिल नहीं पाते। मैं उस बारे में सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल आए कि आपका जो सफ़र था जेल का वो कैसे रहा, किस तरह से रहा, आपको क्या क्या तकलीफ़ें पेश आए, क्या परेशानियां पेश आए, क्या होता है। बहुत सारे लोग इस बात को सुनने की ख्वाहिश रखते थे, मगर मुझे कभी ये ज़रूरत नहीं समझी कि मैं इन बातों को जो है सुनाकर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मगर कल रात में जब सोई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बैकल्ला वुमेन्स प्रिजन में 15 महीनों से ज्यादा उन बहनों के साथ मैं रही थी। मुझे उनकी याद आई, मेरा दिल बहुत तड़प उठा। मैं आज उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है वो राइट्स ना मिलने के टॉपिक पे, जो लोग इनोसेंट हैं वो भी जेलों के अंदर हैं, उनको इंसाफ दिलाने के टॉपिक से, और बहुत सारे लोग वहां रहकर जो इनजस्टिस होते ही उनके लिए मैं आज एक बात करना चाहिए। तो मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों में ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जेल का नाम सुनते ही डर उठ जाता है, कांप उठते हैं। बात भी सही है, क्योंकि तकलीफ वाली चीज है, परेशानी वाली चीज है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से दूर होने वाली चीज है। मगर इन सारे चीजों से हटकर, इन सारे बातों से हटकर मैंने कुछ चीजें जेल में देखा है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो कोर्ट्स ऑर्डर देते हैं उसके भी खिलाफ है। मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूं कि जब किसी इंसान को किसी इल्जाम में उसको अरेस्ट करते हैं तो वो मुजरिम नहीं बन जाता। जब तक के कोर्ट में
वो मुजरिम साबित ना हो जाए और जजेस उस पर मोहर ना लगा दे कि ये बंदा ने ये गुनाह को किया है और ये एविडेंसेस के साथ साबित हुआ है। जब तक जिस मुद्दत में जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उनको कहा जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मीन्स वो अभी भी ना गुनहगार साबित हुए हैं ना सच्चे साबित हुए हैं। उनको एक शक की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रखा जाता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताती हूँ कि मैंने कई औरतों से जेल में कुछ बातों को सुना और कुछ स्टोरीज को सुना मैंने, तो उनके स्टोरीज ऐसे हैं कि उनको छोटे छोटे केस में अरेस्ट करके लाते हैं। उसके बाद में उनके घर वाले उनसे रिश्ता दूर कर लेते हैं, उनके शोहर उनसे रिश्ता नाता काट देते हैं और कहते हैं कि जेल को गई है, अब उसके साथ क्या जिंदगी है। मगर मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इंडिया के कानून के हिसाब से, जब कानून के दायरे के हिसाब से एक औरत को अरेस्ट करते हैं तो मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जब उसको अरेस्ट करते हैं तो 2 कांस्टेबल्स लेडीज जो है उसके साथ जो है कंटिन्यूसली रहते हैं। बगैर 2 कांस्टेबल लेडीज के WPC के किसी भी औरत को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जब ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो मैंने देखा है अगर 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस भी करना होता है, अगर वो 1 मिनट के लिए कहीं चाय पीने के लिए भी जाना चाहती हैं वो लेडीज तो वो जाने नहीं देते, बताते हैं कि नहीं यहाँ बैठो, हम बिल्कुल अकेले में कोई बात जो है सवाल नहीं करेंगे। मगर जो है मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें एक मालदार औरत के साथ ही ऐसा नहीं होता कि जो 2 कांस्टेबल साथ में रहे। एक छोटे से छोटे जुर्म में भी जो औरत को पकड़ते हैं, जो अरेस्ट करते हैं, तो उसके साथ 2 लेडीज रहते ही, वो भी 24 घंटे, दिन में भी और रात में भी। अब वहां पर तो कोई गलत होने का, कोई गलत नजर उठा के देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पर जो एक औरत होती है वो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ होती है अल्लाह के फजल करम से। अब अरेस्ट में लोग उनको ये सोचते हैं कि अभी ये तो अरेस्ट हो गई, ये तो मुजरिम है, उसको पकड़ लिए। देखिए, जब अरेस्ट करते हैं एक FIR होता है जिसको कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन। ये सबको राइट्स होता है, कोई भी जाकर एक इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवा सकते हैं कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसा गुनाह हो रहा है, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। अब ऑफिसर्स का काम है, जो ऑफिशियल होते हैं, ACP होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, उनका काम है कि उस FIR को रजिस्टर करेंगे और उसको ले जाकर जो है जज के सामने, जजेस के सामने पेश करेंगे। हाँ, अब ये पेश करने के तरीकों में भी बड़ी नाइंसाफी होती है। उनका काम भी होता है कि वो चेक करें किसके ऊपर FIR किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या प्रूफ है जो करने वाले के पास, क्या सबूत है वो करने वाले के पास। मैंने ये इंसाफ बहुत कम देखी गई हूँ। जहां भी उसको FIR कर दे, अब हाथ में कलम होता है, पेपर उनके हाथ में होता है, जो भी कलम चाहे, जो एक्ट चाहे वो एक्ट उनके ऊपर लगा दे। जैसा मुझे जब यहाँ से लेकर गए तो फिर उसके बाद जजेस जो है उनको कस्टडी में देते हैं कि उनसे क्वेश्चंस करो और इनसे पूछो कि ये क्यों किया है। अब ये भी पूछते हैं टाइम, हमको टाइम चाहिए, हमको कस्टडी में लेना है, हम सवाल करना है। वो एक मुद्दत गुजरती है। कभी जजेस 2 दिन का देते हैं, कभी 3 दिन का देते हैं, कभी 4 दिन का देते हैं, लास्ट 14 दिन की कस्टडी होती है किसी भी केस में। उससे ज्यादा किसी भी बड़े मुजरिम को उसके अंदर नहीं रख सकते। बाद में जब वो फाइनल होता है तो फिर इसको PC बताते हैं, पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी को PC बताते हैं। फिर उसके बाद जब ये फाइनल हो जाता है तो फिर JC, जुडिशियल कस्टडी, जजेस का हाउस, जजमेंट का हाउस कहा जाता है उसको। अगर देखा जाए तो एक इंसाफ का घर, एक क्राइम कंट्रोल हाउस, बहुत सारे चीजें उसको हम बोल सकते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वगैरह वगैरह वहां पर ले जाकर लोगों को रखते हैं।
मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो मजलूम हो चाहे मुजरिम, दो भी होते हैं। ये अरेस्ट होने वालों में मजलूम भी होते हैं, जो गुनाह ही नहीं करता है उसको भी अरेस्ट कर लेते ही। अब इन्वेस्टिगेशन करने तक के लिए, बेल मिलने तक के लिए मजलूम को भी वहां रहना पड़ता है। मुजरिम भी होते हैं जो गुनाह करके भी आते हैं, तो उनको भी वहां रहना पड़ता है। चाहे वो मजलूम रहे चाहे वो मुजरिम रहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ राइट्स उनको देती है। कुछ खाने पीने के राइट्स, उनके हेल्थ के राइट्स, उनके रहने की जगह के राइट्स, सब कुछ देती है। बहुत अच्छे राइट्स हैं, बहुत अच्छे कानून हैं। मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और मैंने जब जेल मैनुअल को पढ़ा, तो इतने अच्छे इंसाफ उसमें लिखे गए हैं। हमारे हर बात की इंसाफ लिखी गई है उसके अंदर। हमारे हर बात पर, हमारा सोना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करना, हमारा अपने बच्चों से मुलाकात करना, और हमारा हेल्थ, हमारी मेडिसिन, हमारी नमाज, हमारे प्रेयर, हमारे पूजा वगैरह सब कुछ को उसमें मेंशन कर दिया गया है। यहाँ तक कि टाइमिंग के साथ मेंशन कर दिया गया है। अब बात रही, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ कि जहां पर मैं रही थी उस जेल के बारे में, जो 15 महीनों से ज्यादा मैंने टाइम निकाला है। सबसे पहले नंबर 1, किसी भी प्रिजनर को जेल के अंदर जब जजेस के हाउस में जाते हैं तो वहां पर किसी भी अंडर ट्रायल को बिल्कुल मारना अलाउ नहीं है। जजेस का ये कहना होता है कि इनको ले जाकर वहां पर डिपॉजिट रखो, इनको वक्त पर खाना दो और पानी दो, और इनको पढ़ाओ और लिखाओ, इनको अच्छी बातें समझाओ, इनको अच्छी टीचिंग दो, और इसके अंदर जो है इनको रखो। हाँ, कुछ लिमिट्स होते हैं, उस लिमिट्स के अंदर रिश्तेदारों से मुलाकात दो और टाइम दो वगैरह सब कुछ भी। मगर यह भी लिखा गया है कि उनको कितनी जगह में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए। आज मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का ये मकसद है कि जब जुडिशियल सिस्टम में बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि एक प्रिजनर्स को 40 फुट जगह देना है, 40 फुट जगह में जो है उसको रखना है, और उसके आसपास उसको इतनी खुली जगह होना चाहिए, उसके अंदर उसको रखना है, और उसके बाद उसको हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीनिंग मेंटेन करना है, उसके लिए जो है शैम्पू, सोप, उसके लिए बहुत सारे चीजें जो है प्रोवाइड करना है। और दूसरी बात, जो ऑफिशियल होते हैं उनको किसी को भी हाथ लगाने का अधिकार नहीं है जब तक कि कोई प्रिजनर्स ना दौड़े, वहां से भागे, गालियां दे या कुछ भी करे। तो वो जब भी जजेस से ऑर्डर लेके ही उनको मार सकते हैं और उनको, या कुछ भी, उसके अलावा किसी भी प्रिजनर्स को मारने का अधिकार नहीं है। मगर मैं जो कल रात तड़प रही थी वो ये सोच कर तड़प रही थी, जो बैकल्ला स्पेशल वुमेन प्रिजन है और क्राउडेड जेल है। जब मैं वहां पर गई थी तो मेरे ख्याल से लगभग 480 का या 450 का वहां का लिस्ट था टोटल वुमेन्स का। मगर वहां पर लीगली जो रहने की जगह है वो 150 वुमेन से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि वहां छोटे छोटे बच्चों की माएं भी रहते हैं, उनका स्पेस, उनके खेलने की स्पेस वगैरह सब कुछ भी उनको ज्यादा चाहिए। और उसके बाद मैंने कुछ वहां पर नाइंसाफियों को भी देखा है कि नाइंसाफी वहां पर कैसे स्टार्ट होती है, कि जो जेल में काम करती हैं औरतें, जहां पर जेल में कुंडा वालियां कहते हैं, जो ऑफिशियल से हटकर टोटल जेल को वही चलाते हैं। टोटल जेल को कैसे चलाते हैं? जिसको चाहे गंदी गालियां दे, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे जुल्म करे, जिसको चाहे जो भी बोले वो कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मेरे आंखों के सामने औरतों को मारते हुए मैंने देखा, औरतों को तकलीफ देते हुए मैंने देखा। फिर बाद में तो मैंने जुबान उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में किया। मगर मैं और एक बात भी क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर
कि जो ये बड़े सार जो होते हैं, जो बड़े ऑफिशियल होते हैं, उन तक ये बातें नहीं पहुंचते, क्योंकि इन औरतों को डरा दिया जाता है कि अगर तुम सार को बोलोगी राउंड में तो तुम्हारा काम खत्म। मालूम है ना कि 2015 में मंजुला शेट्टी का इंतकाल हुआ था जेल में। एक लड़की को मार दिए थे, एक सिर्फ अंडे के लिए जान से मार दिए थे। तो वैसा ही जो है तुम्हारा भी कर देंगे। तो किसी की मजाल नहीं होती कि वो जुबान उठाकर खड़ा कर सके। और वीकली वन टाइम सुपरिटेंडेंट सर का अंदर पब्लिक में राउंड होता है। उस वक्त जो भी तकलीफ होती है वो सुना सकते हैं, वो बता सकते हैं, मगर उनको बताने नहीं दिया जाता। मैं खड़ी होती थी, मैं बताती थी, मगर सार उन्होंने सब बहुत अच्छे सार। जब मैं थी तो सदानंद गायकवाड़ सार थे, और जब एक बार मुझे भी ऐसे ही मौका नहीं दिया जा रहा था, नहीं बोल सकते, नहीं ये कर सकते, तो फिर वुमेन्स डे आया था। और वुमेन्स डे में जो है मैं एक बार थोड़ा स्पीच देने का मौका मिला, तो स्पीच में ही मैंने सार को बता दिया कि यहाँ पर क्या अंदर जो है जुल्म होता है, औरतों के ऊपर जो है किस तरह से काम वालियां दबाव डालते हैं, और काम वालियां की बात ही चलती है, अगर नहीं चलेगी तो पकड़कर उनको मारते हैं। बहुत सारी चीजें थे जो मैंने सुनाया है। उसके बाद सार ने फौरन उसके ऊपर एक्शन लिए और फौरन बुलाकर मीटिंग किए, और मीटिंग करके उसके बाद से वो जुल्म को रोक दिए। जो जुल्म होता था, जो गालियां होते थे, उनको बता दिए कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी प्रिजनर्स के ऊपर जो है इस तरह से ये करें, क्योंकि उनको भी पता नहीं चलता है। क्योंकि 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। फ्रंट का गेट जो होता है उसमें पूरे मर्दे होते हैं, जो अंदर का जो गेट होता है उसमें औरतें होते हैं। तो उनको भी पता नहीं चलता है। अगर उनको पता चलता है तो जरूर जो है वो स्टेप लेते हैं, जरूर ऐसे नाइंसाफियों को वो रोकते हैं। दूसरी बात, जेल में मारना बिल्कुल अलाउ नहीं है। जब अलाउ नहीं है तो मेरे आंखों से मैंने देखा है कि जेल में बहुत सारी औरतों को मारा है ऑफिशियल में मीन्स बड़े पोस्ट पे जो रहते हैं वो तो नहीं मारते हैं, थोड़ा जो छोटे छोटे पोस्ट पे रहते हैं उनको बोल देते हैं तो वो मारते हैं। जजेस के नजरों में ये बात भी जाना बहुत जरूरी है, और एक कंट्रोल होना भी बहुत जरूरी है उस पर। तो अब मैं खास कर से जो बात बताई जाती है उसको ध्यान से सुनिए कि उसमें कई औरतें हैं जो डौरी केस में आ जाते हैं। एक बहू ने सुसाइड कर लिया, 15 लोगों को घर के अरेस्ट करके लेकर आ गए। अब उसमें से कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, वो पता नहीं चलता है। एक कंपनी का कुछ फाइनेंशियल मैटर हो गया, टोटल स्टाफ को, कचरा झाड़ने वाले को, इसको उसको सब उठाकर लाके अंदर रख दिए। और कहीं पर और भी बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें लोग गुनहगार नहीं होते हैं, उनको पकड़ कर लेके आ जाते हैं। उसके बाद जो है वहां पर जो जगह दी जा रही है क्राउड की वजह से, जिसको एक लादी कहते हैं, चाहे बैकल्ला जेल क्यों ना हो, चाहे अथर रोड जेल क्यों ना हो, इन जेलों में एक लादी कहा जाता है। आपको पता है लादी कितनी होती है? 3 टाइल्स यानी 12 स्क्वायर फीट। 12 स्क्वायर फीट की जगह दी जाती है जिसमें सोना है, जिसमें रहना है, जिसमें अपने सामान को रखना है। ये जो बाहर की बातें सुनते हैं ना कि वीआईपीज को रूम दे देते हैं, बेडरूम दे देते हैं, एसी का रूम दे देते हैं, फलाना फलाना, ये सब पक्की झूठी बात है। वहां पर सबके लिए वो डोर में जाने के बाद सबके लिए एक ही इंसाफ होती है, सबको एक ही जैसा रहना पड़ता है, सबके लिए एक ही खाना बन के आता है, सबके लिए एक ही चाय बन के आती है, सबके लिए सब चीजें भी जो है एक ही बनकर आते हैं। अब मैं खास कर से जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले बैकल्ला वुमेन्स प्रिजन में जो मुश्किलें औरतों को होती हैं वो ये है कि सबसे ज्यादा जगह की तंगी, जगह की मुश्किल, वोर क्राउड जेल, ना पलट सकते ना उठ सकते। मैंने अपने आंखों से देखा है कि 80 साल के बूढ़ियों को 12 फुट की जगह दी जाती है, वो ना इधर को पलट कर सो सकते ना उधर को पलट कर सो सकते। जब एक बार सीधा सो जाएंगे तो सीधा ही सोना है। तो इस तरह से जो है वहां पर मुश्किल है। तो मुझे ये कोरोना के सिचुएशन में उन सब की याद आ गई
कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थी कि जब पैंडेमिक होता है हिंदुस्तान में, जब कोई ऐसी वबा फैल जाती है, एक बीमारी ऐसी फैल जाती है, तो क्यों उनको जो इंडियन नागरिक हैं, जो इंडियन नेशनल ही, उनको एक बेल देकर क्यों नहीं छोड़ा जाता। और वहां पर तकलीफ की बात यह है कि जो बहुत सारे लोग अंदर हैं, 80% ऐसे औरतें हैं जिनका कोई वकील नहीं होता, ना उनके घर वाले उनसे मुलाकात करने के लिए आते, और ये एक बार जब वो अंदर चले जाते हैं तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता उनका। और मैंने ऐसे भी औरतों को वहां पर देखा है कि जो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आज तक भी उनके घरों वाले कोई भी उनको मिलने के लिए नहीं आते, ना उनको बात करने के लिए आते हैं। बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो लोग रहते हैं। तो मेरे देश के भाइयों और बहनों, मैं ये बात यही बताना चाहती हूँ कि आज मुझे उन जेलों के जो तकालीफ को देखा है और वहां पर उनको जो इंसाफ मिलना है, जैसे उनको कोर्ट कहता है, उतने फैसिलिटीज जब उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको अंडर ट्रायल में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल क्यों रखते हो। और उनके लिए हमको जुबान उठाना है, उनके लिए हमको बात करना है, और उनकी आवाज उठाने के लिए हमको बात करना है। जब वो कोर्ट में भी प्रोड्यूस किए जाती तो उनको धमकी देकर भेजते हैं कि वो कोर्ट में जो है जज के सामने कोई बात नहीं बोल सकते। हालांकि जजेस को जब बोलते हैं तो फौरन जजेस को जो है ये एक्शन लेते हैं जजेस, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे एक बार आईजी सर अंदर आए हुए थे तो मैंने पूछा कि सर मुझे जेल का मैनुअल दीजिए, मैं जेल का मैनुअल पढ़ना चाहती हूँ, हमारे क्या राइट्स हैं वो मैं देखना चाहती हूँ, इसमें हम क्या राइट्स को खो रहे हैं क्या है वो मैं देखना चाहती हूँ, सर मुझे थोड़ा जेल मैनुअल दीजिए। तो फिर कुछ दिनों तक जेल मैनुअल नहीं दिया गया। तो फिर मैं कोर्ट में जब अटेंड की तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब मुझे जेल का मैनुअल चाहिए कोर्ट नंबर 36 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ही दिन नोटिस करके जो है बुलाकर अल्लाह के फजल से जो है जेल मैनुअल मुझे दे दिया गया। क्योंकि कोर्ट्स इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में फिक्र करते हैं, मगर है कौन उन मजलूमों के लिए जुबान उठाने वाला, है कौन उनकी आवाज को बाहर सुनाने वाला, है कौन उनके तकलीफों को महसूस करने वाला, कौन है जो फील करे उनके तकलीफ को। मैंने देखा है उनके तकलीफ को अपने करीब से, जब से मैं आई हूँ उन पर काम कर रही हूँ। बल्कि एक बैकल्ला जेल के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जेलों को, जो 600 से ज्यादा जेल हैं, वो जेलों के एड्रेसेस वगैरह सब निकाल कर मैं बैठी हुई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि हम क्यों काम नहीं करते इनके ऊपर। हम एक बिल्ली के बारे में न्यूज में बात करते हैं, एक कुत्ते के बारे में न्यूज में बात करते हैं। अरे एक बच्चा कहीं पर बोर में फंस गया तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि एक बच्चा बोर में फंस गया, पूरी दुनिया मिलकर जो है कि उनके लिए दुआएं करते हैं, करोड़ों रुपये, मिलियनों रुपये उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। मगर मैं सच कहती हूँ मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों, जेलों में 80% लोग जो है इनोसेंट होते हैं। 80% लोग इनोसेंट होते हैं। एक 10% जानबूझकर क्राइम करके आते हैं, वो रियल मुजरिम होते हैं। एक 10% वो क्राइम करना नहीं चाहते मगर उनके हाथ से क्राइम हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट का हो जाना, जैसे अचानक किसी का मर जाना, जैसे किसी का कुछ किसी को दे देना या कुछ भी है, ऐसी चीजें इंसिडेंटली हो जाते हैं। मुझे इस बात पर बहुत ही अफसोस हो रहा है, अब फिक्र हो रही है मुझे उन माँ बहनों की कि ये कोरोना के सिचुएशन में उनका क्या हाल होगा अंदर। जब पहले कोरोना आया था उस वक्त में 4 महीने तक कोई किसी के कांटेक्ट नहीं, माएँ तड़प रहे थे, बाहर उन्होंने अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे। मैं हर ऐसी औरत को रोती हुई, बिलखती हुई देखा है जो अपने बच्चे को याद करके चीख के रोती थी, अपने रिश्तेदारों को याद करके चीख के रोती थी। हाँ, जिनके दिल में ईमान होता था वो बहुत सब्र के साथ रहते हैं, वो अलग बात है कि अल्लाह पर भरोसा कर देते हैं तो बहुत वो औरतें चीख के रोते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको कोई कपड़ा देने वाला नहीं, उनको कोई ड्रेस देने वाला नहीं। इस पर भी जुल्म चलता है। कपड़े देने के लिए कोई कंडीशन लॉ में नहीं है, कोई कंडीशन मैनुअल में नहीं है, जिसको भी कपड़े दे दिया जाए अंदर दे दो, ऐसा है मैनुअल में। मगर वो कपड़ा कौन लेके आया, किसने लेके आया, क्या ब्लड रिलेशन ने लेके आया, कोई संस्था वाले दिए, ये चेक करने का अधिकार किसको भी नहीं है। यूटी नंबर लिखे और नाम दे दिए तो कपड़े अंदर दे देना है। मगर बैकल्ला जेल में कुछ ऐसे जलसी स्टाफ हैं कि कुछ स्टाफ, पूरे नहीं, कुछ ऐसे जलसी स्टाफ हैं कि लोगों को कपड़ा भी दिया जाता है तो वो जो है रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। वो इसलिए वापस कर देते हैं कि आपको पता है कि एक औरत एक ड्रेस के ऊपर 4 साल रहती है, 2 ड्रेसों के ऊपर 2-2 साल रहती है। कभी मैंने लेडीज को देखा है कि एक ड्रेस धोकर जो है निचोड़ कर अपने बाड़ी के ऊपर वो पहन लेते हैं। बाद में जो है हमको काम करना है। अभी मैं ये आवाज जो है ये पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर
और अथॉरिटी ऑफ जेल अगर ये बात को सुनते हैं तो बैकल्ला स्पेशल वुमेन प्रिजन के बारे में, पूरे महाराष्ट्र के जेलों के बारे में जरूर से जरूर ये कोविड-19 के सिचुएशन में आप जरूर कुछ कदम उठाइए, आप कुछ करिए उनके लिए और बेगुनहगारों को निकालिए जल्दी से जल्द। और उनको जो है कम से कम तुम क्या करेंगे कि कम से कम ये जो छोटे मोटे जो भी ट्रायल के केस होते हैं उनको एक बेल देकर बाहर निकालेंगे तो क्राउड भी कम हो जाएगा और बाकी के लोगों को जो है आसानी मिलेगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि आप जल्दी से जल्द जो है जेल की औरतों को, जेल के मर्दों को जो है छोड़ दो पूरे इंडिया के अंदर और 7 इयर्स के बिलो सजा के जितने भी एक्ट लगे ही छोड़ दो। मगर फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ये भी छोड़ा, एक लिस्ट भी छोड़े कि हम 17,000 कैदियों को जो है कि छोड़ रहे हैं। मगर मैंने नहीं देखा कि बैकल्ला जेल से किसी औरत को इस बुनियाद के ऊपर एक 10 औरतों को भी छोड़ा गया। तो यहाँ पर आर्डर्स आते हैं मगर आर्डर्स को फॉलो नहीं होते हैं और आर्डर्स आते हैं कि 40 फुट जगह उनको होना चाहिए और 6 पर्सन्स को एक बाथरूम होना चाहिए और ये सब कुछ आते हैं और 24 आवर्स वाटर होना चाहिए। ये सारे सहूलियात वहां पर नहीं मिलते हैं और वहां पर जो है 30 मिनट 20 मिनट्स वाटर को छोड़ते हैं और उसी में जो है सब लोग भी जो है कि यूज करते हैं। बाद में सार को बताने के बाद सार ने वो फैसिलिटीज को भी ऑन किया था और पानी भी जो है छोड़े जाते थे। मगर मुझे अब पानी की फिक्र नहीं है, उनके खाने की फिक्र नहीं है, उनके कपड़ों की फिक्र नहीं है। मुझे अब वो फिक्र है कि ये ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में, ऐसे जो कोरोना के सिचुएशन में जो दोबारा भी इतना भर चुका है तो अब वो अंदर हैं तो क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं? 2 साल 3 साल से ट्रायल में पड़े हुए हैं, वो कोई कन्विक्टेड भी नहीं है, वो कोई मुजरिम करके भी साबित नहीं हुए हैं। तो उनको जो है महाराष्ट्र के जुडिशियल डिपार्टमेंट से और जुडिशियल लॉ हाउस से, जुडिशियल लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है इन कैदियों के ऊपर, ये जो अंदर बंद बैठे हुए हैं उनके ऊपर आप बिल्कुल से बिल्कुल तवज्जो दें और उनके ऊपर बेल से छोड़ें, क्योंकि ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये आजादी है, उनको राइट्स है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। उनको अंडर ट्रायल अगर किसी को लाइफ भी लगने वाली है तो अंडर ट्रायल 3 महीनों से ज्यादा रखने का ज्यादा कानून नहीं है। तो फिर यहाँ पर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मैंने ऐसे भी लेडीज को देखा है कि अंडर ट्रायल 7 साल से भी है, अंडर ट्रायल 7 साल से भी पड़े हुए हैं। तो आज उनके देखो जिस्मों पर वहां जगह की कमी होने की वजह से स्किन डिसीज आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एक दूसरे के करीब सोने की वजह से बहुत सारे चीजें होते हैं। तो मैं गुजारिश करती हूँ, अगर कोई भी हिंदुस्तान की जेल ऐसी है जिसमें वॉर क्राउड है और लोगों को तकलीफ है, वुमेन्स को तकलीफ है, तो जरूर जरूर जो है आप उसके ऊपर तवज्जो दें और उनको बेल देकर रिहा करें। और खासकर से मेरी यही गुजारिश है और ह्यूमन राइट्स वालों से भी मेरी ये गुजारिश है, अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो आप ह्यूमन राइट्स है तो उन सिस्कियां लेने वालों के लिए आप बिल्कुल उनके राइट्स के लिए खड़े हो जाइए। हाँ, बहुत संस्था वाले दिखाने के लिए आते हैं वहां पर, मगर संस्था वालों का कुछ भी नहीं चलता और संस्था वाले अंदर आते हैं तो फिर वो भी वहां जो अंदर जो बातें बोलते हैं उसी के ऊपर चलने लग जाते हैं। तो खासकर से जो है मैं ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के तकरीबन जो है 3 लाख से या 4 लाख से ज्यादा लोग जो है आज जेलों के अंदर हैं और अंडर ट्रायल में हैं, तो उन अंडर ट्रायल के लोगों के लिए, हाँ जो कन्विक्टेड हैं, जिनको सजा हो गई है, उनके बारे में हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि वो जजेस का फैसला होता है। और जो अंडर ट्रायल हैं उनके लिए कोशिश करिए। न्यूज चैनल वाले भी, मीडिया वाले भी छोटे छोटे न्यूज को बताते हो कि छोटी छोटी चीजों के न्यूज को बताते हो, छोटे छोटे चीजों को लेते हो, मगर ऐसे न्यूज को क्यों नहीं बताते जिनकी जुबानें बंद हो चुके हैं, वो अंदर तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ है कि वो अपने रिश्तेदारों को मिल नहीं पाते, उनको जो तकलीफ होती है वो बता नहीं पाते, जो परेशानियां उनको आते हैं वो ये कर नहीं पाते। तो फिर क्यों जो है आप लोग उनके लिए जुबान नहीं उठाते हैं? तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि खास कर से ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में, ऐसे कोरोना के सिचुएशन में महाराष्ट्र के टोटल वॉर क्राउड जेल जो है और उसमें निजामिया को भी तकलीफ होती है, फिर भी जो 8 महीने मैंने 6 महीने कोरोना सिचुएशन में अंदर थी, मैंने देखा है कि जहां तक हो सकता है वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं कि हैंडल नहीं करते। हाँ, कुछ स्टाफ होंगे 5-6 गिने चुने, वो लोगों को तकलीफ देते हैं, बातचीत करते हैं। मैं आगे जाकर एक PIL इंशाअल्लाह फाइल करने वाली हूँ उसके बारे में कि कैसे जो है प्रिजनर्स को जो है तकलीफ पहुंचाएंगे, कैसे जो है वुमेन्स को जो है तकलीफ पहुंचाएंगे, कैसे हमारे अंदर रहने वाले भाइयों को अपना राइट्स क्यों नहीं दे रहे हैं। और भी मैंने वहां पर एक चीज देखा था कि जैसे कोर्ट को प्रोड्यूस करना होता है तो कोर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो है मर्दों को, औरतों को एक ही बस में बिठाकर कोर्ट में प्रोड्यूस करवाते हैं।
एक MH06 एक बार मुझे एक बस में लेकर गए मुझे प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें हम 3 वुमेन्स थे और हमारे WPC 6 हो सकते हैं, मगर उसमें 19 जो है मर्दे भी थे वही बस में। क्या ऐसे सिचुएशन में क्या वहां पर मुश्किल नहीं आ सकती औरतों को? तो क्यों औरतों की बस अलग हो, मर्दों की बस अलग हो? बिल्कुल उनको अलग अलग बसों में जो है भेजा जाए। और मैं खास कर से उदय ठाकरे जी को जो है इंशाअल्लाह एक अपॉइंटमेंट लेकर मैं जरूर मुलाकात करके वहां के जो भी सिचुएशन है मैं इंशाअल्लाह मैं सुनाने के लिए एक मैटर को प्रिपेयर कर रही हूं कि वो मैटर पे जरूर वो ध्यान देंगे और खास कर से महाराष्ट्र के जेलों के ऊपर वो ध्यान देंगे। और मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो टोटल हिंदुस्तान के जेलों के बारे में एक बार बात करे। टोटल हिंदुस्तान के जेलों में क्या क्या फैसिलिटीज है वो उनके बारे में बात करे। वहां उनको फिल्टर वाटर देने का हुक्म है, कहाँ फिल्टर वाटर दिया जाता है एक बार आप चेक कर ले। और जो जो सहूलियात उनको देना चाहते हैं वो सहूलियात वहां बिल्कुल से बिल्कुल नहीं है। वो सारे सहूलियात सिर्फ पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, मैनुअल में रह गएगी, मगर जो सहूलियात मिलना है वो सहूलियात उनको नहीं मिलते ही। और अंडर ट्रायल को कन्विक्टेड के जैसे बिहाव करते हैं, अंडर ट्रायल को भी जो है जैसे सजा वालों के जैसा सोचते हैं। और वहां पर छोटे भी लोग आते हैं, बड़े भी लोग आते हैं, बिजनेस वुमेन भी आते हैं, लायर्स आते हैं, जजेस आते हैं, एसीबी में कई लोग आ जाते हैं, मगर वहां पर जो है एक छोटा सा जॉब करने वाली कांस्टेबल भी जो है इतना गलत बिहेव करती है। तो उनके बारे में जो है उनको कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए कि उनको किस लिमिट में रहना चाहिए, कौन से लिमिट में बात करना चाहिए, कौन से लिमिट में बात नहीं करना चाहिए। और भी दूसरी बात जो है कि मैंने महाराष्ट्र के जेल में और भी एक चीज देखा है कि जैसे जेल का लॉकअप सुबह में 6 बजे खुलता है तो शाम में 6 बजे डालने का ऑर्डर है। मैं सारे मैनुअल चेक कर ली, इवन महाराष्ट्र के मैनुअल में भी यही बात है, मगर वहां पर ऐसा नहीं है। मगर 12 बजे से 3 बजे तक फिर से लॉकअप कर देते हैं। जो उस टाइम पे थोड़ा एयर लेने का टाइम होता है, लेडीज को कपड़े वगैरह सुखाने का टाइम होता है, और उस वक्त में थोड़ा पढ़ने लिखने का टाइम होता है, थोड़ा जो है कुछ काम करने का वक्त होता है, उस वक्त में उनको लॉकअप में जो है रख देते हैं। ये सारे चीजों के ऊपर भी जो है ह्यूमन राइट्स वाले भी ध्यान दें और गवर्नमेंट्स भी ध्यान दें, ऑफिशियल भी ध्यान दें और मीडिया भी ध्यान दे। और खास कर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तड़प रही हूँ कि मैं उन बहनों और भाइयों के लिए क्या कर सकती हूँ। और मैंने कुछ लीगल टीम को भी कोशिश किया है, लगाया है कि वो जो भी हो सकता है छोटे मोटे बेल करवाते हैं, मगर आप सब जुबान उठाएंगे, आप सब सपोर्ट करेंगे, सारे हिंदुस्तान के भाई और बहनें जो है सपोर्ट करेंगे तो जरूर से जरूर जो है खास कर से हम एक बड़ी इंसाफ को लेके आ सकते हैं। और जो इनोसेंट अंदर हैं और वो जुबान उठाकर बोल नहीं सकते, उनको नहीं मालूम होता है जेल का सिस्टम क्या है वगैरह, वो यही सिस्टम को कायम समझकर जो है कि कायम रह जाते हैं। और ऐसे कोविड-19 के सिचुएशन में और उनको फोन की फैसिलिटी, बात करने की फैसिलिटी, और खासकर से जो लीगल टीम्स होते हैं, जो लायर्स होते हैं, उनके लिए कोई टाइमिंग मुकर्रर नहीं है, मगर महाराष्ट्र में टाइमिंग मुकर्रर है कि 9 बजे से 11 बजे तक ही वकील आना है। ऐसे कैसे कि जब वकील 3 बजे कोर्ट से फ्री हो जाएंगे तो उस वक्त में बात करना है। हो सकता है उनको कुछ गाइडलाइंस हो, मगर लोगों को जस्टिस मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों, मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि खास कर से जो है जेल के लोगों पर जहाँ जहाँ आप हैं तवज्जो दें। ये दिन हमारे ऊपर आज आया है, उनके ऊपर आज आया है, कल हमारे ऊपर आ सकता है, हमारे बच्चों के ऊपर आ सकता है, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर आ सकता है, हमारे पड़ोसियों के ऊपर आ सकता है, हमारे खूनी रिश्तों के ऊपर आ सकता है। कभी भी कोई मौका होता है, कभी भी कोई इंसिडेंट होता है, कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, कभी भी कोई चीज होती है। तो इसके लिए मैं जो चाहती हूँ कि हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है जस्टिस फॉर जेल प्रिजनर्स के लिए जो है हम ओपन करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसमें हमें रिटायर जजेस भी सपोर्ट करें और रिटायर सुपरडेंट्स भी जो है जेलों के जो होते हैं वो हमें सपोर्ट करें। आइंदा के दिनों में मैं इंडिया के 600 जेलों के लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन करने वाली हूँ, और ओपन करके जो है जो लोग इनजस्टिस फील करते हैं, जिनके लिए वकील नहीं है, जिनके लिए लायर नहीं है, जिनके लिए कोर्ट में उनका प्रेजेंटेशन देने वाले कोई भी नहीं है, उनके लिए हम जो है थोड़ी भी कोशिश करेंगे, या उनको एक घूंट पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, या उनको एक कपड़ा पहनाने की कोशिश करेंगे, या उनके लिए कुछ भी कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा अजर की बात है।
और बस मैं ये वीडियो किसी को जो है बताने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, बल्कि मैं जगाना चाहती हूँ। क्यों उनके लिए कोई भी जुबान नहीं उठा, कोई न्यूज़पेपर उनके लिए जुबान नहीं उठाता, कोई न्यूज़ चैनल उनके लिए जुबान नहीं उठाता। कोरोना में, कोविड-19 में सबके लिए जुबान उठाते ही, मगर वो लोग जो अंदर हैं, बड़े तकलीफों में हैं, बड़े परेशानियों में ही, जबकि बेल देना उनका हक है, उनका राइट है, उनको नहीं मिल पाती है, तो फिर उनके हुकूक के लिए लड़ने के लिए, उनको मदद करने के लिए, जजेस के नॉलेज में ये बात को ले जाने के लिए हम सब मिलकर जो है इंशाअल्लाह लड़ेंगे और सपोर्ट करेंगे। मेरी बात को जो है सारे लोग भी जो है समझे रहेंगे, और खासकर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को समझे, और सेंट्रल में वुमेन्स चिल्ड्रंस जो मिनिस्ट्री है वो भी इस बात को समझे कि वुमेन्स को कितनी तकलीफ होती है। कम से कम वुमेन्स के लिए कुछ फैसिलिटीज जो है कर दिया जाए, और उनको आजादी की फैसिलिटी कुछ कर दिया जाए, और हिंदुस्तान के नागरिक को जो है श्योरिटी पे बेल देकर और उनको बाहर निकाल कर ये करेंगे तो वो कहाँ जा सकते हैं जब उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। तो फिर वो जो है जो भी फेस करेंगे वो जो भी चीज है। तो बस मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ मेरे सारे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों से, सारे मीडिया के मेरे भाइयों और बहनों से, सारे ह्यूमन राइट्स के लोगों से, और सारे गवर्नमेंट से, सारे स्टेट गवर्नमेंट से, सारे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, ये जेल के लोगों के लिए आप जरूर से जरूर कुछ कोशिश करिए, कुछ फिक्र करिए, और जो ये इनजस्टिस होते हैं अंदर रहकर उनको जस्टिस दिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेजुबान हो जाते हैं जब वो अंदर जाकर वो जुबान ही नहीं खोल सकते, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए उनके जुबान के लिए जो है आप जुबान बनकर, आप बेजुबानों की जुबान बन जाइए, बेसहारों के सहारे बन जाइए, क्योंकि अपने लिए तो हर इंसान जीता है, अपने खाने के लिए, अपने पानी के लिए हर इंसान जीता है, मगर दूसरों के लिए भी जीना सीखो, दूसरों की मदद के लिए भी जीना सीखो, तो जिंदगी का मजा आ जाता है। और मैं दुआ गो हूँ कि आप सबको जो है मेरी बातें समझ में आई होंगे। मैंने शार्ट में थोड़ी बातें बताई हूँ, मगर जो आप समझते होंगे कि ये तकलीफ क्या है, ये परेशानी क्या है। आज हमको जेल के मर्दों औरतों के लिए जुबान उठाना है, और उनको जो इनोसेंट होते हैं, जो अंडर ट्रायल होते हैं इतना लॉन्ग टाइम, उनको बेल दिलाने के लिए हमको स्टेप उठाकर जो है बेल दिलाना है। कानूनी उनको जो है हमको रिलीज करवाना है, इलीगली नहीं बल्कि लीगल से कानूनी हमको जो है उनको रिलीज करवाना है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL को डालकर जो है, इसलिए हमको उन सब के लिए एक आर्डर खास कर से लेके आएंगे, एक डायरेक्शन खास कर से लेके आएंगे, जो आज कोरोना सिचुएशन में अंदर तकलीफें उठा रहे हैं। और ऑफिशियल को भी बहुत तकलीफ होती है। जब कोरोना का सिचुएशन था, मैं बैकल्ला में थी, तो जो भी ऑफिशियल डे एंड नाइट हमारी हिफाजत के लिए आ जाते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि उनको कोरोना हो जाएगा, उनको कोविड-19 हो जाएगा। वो एक मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं, मगर आज हम सबको मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर से जरूर जो है वो लोगों को सब बचाने में और छुड़ाने में हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे एक छोटे जान की इतनी कीमत हम बताते हैं, एक बच्चे के जान की कीमत वगैरह सब, तो बहुत सारे लोग भी इनोसेंट हैं। जैसे मैंने बताया, एक डोरी केस में 15 लोगों को अरेस्ट करके लेके आते हैं, तो उसमें सारे तो मुजरिम नहीं होते। अगर सास सताती है तो बहनें, नंदे, उनके शोहरें तो नहीं सता सकते, मगर उनको भी पकड़ के डाल देते हैं। बहुत सारे मामलात को मैंने अंदर ऐसे देखा है। जो लोग इनोसेंट हैं, 80% इनोसेंट हैं, हम उनको छुड़ाना है जरूर से, हम उनके लिए जो है कोशिश करना है। ये जो भी बातें मैंने बताई हूँ, ये बातें सच्चे थे और मेरे पास एविडेंसेस के साथ, प्रूफ के साथ ये बातें हैं, और जरूर उनको जस्टिस दिलाने के लिए पूरी कोशिश करें। और खासकर से महाराष्ट्र में ओवर क्राउड की हिफाजत करने के लिए, ओवर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आइंदा जो है जेलों के सिस्टम में और इजाफा करे, और बिल्डिंगों में इजाफा करे, और बनाने में इजाफा करे। बस मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आज मैं मेरे हिंदुस्तान के भाइयों से, मेरे हिंदुस्तान के लोगों से, मेरे हिंदुस्तान की हुकूमत से और हिंदुस्तान के हुकूमतों से मेरी गुजारिश यही है कि जेल के लोगों पर खास कर से कोरोना में तवज्जो दें। मैं बस सबके साथ जो है मैं अलविदा कहना चाहती हूँ, विदाई लेना चाहती हूँ कि जय हिंद।